जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका जियो ज़िंदगी सेवन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे ये पहली वीडियो है और मैं चाहता था कि मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ाऊं आपके लिए, क्योंकि बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए तो मैंने काफ़ी जो मेरे जानने वाले हैं बच्चे वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो जो मेरे जानने वाले थे बच्चे, तो उनसे मैंने पूछा कि बताइए भाई कौन सा सब्जेक्ट शुरू किए जाए। तो उन्होंने बोला कि भैया आप संविधान शुरुआत कर दो, क्योंकि संविधान में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम संविधान में ही आती है हमें, क्योंकि हम किताब पढ़ते हैं तो हमको संविधान आसानी से समझ नहीं आता है, और जब हम यूट्यूब पर जाते हैं तब भी कई सारी वीडियो होती हैं एक टॉपिक की, तो उसमें भी हमें पता नहीं लगता है कि कौन सी वीडियो हम देखें। मैंने कहा चलो ठीक है, संविधान से शुरुआत करते हैं। तो आज हम संविधान का हमारा पहली वीडियो है ये। तो सबसे पहले संविधान में सबसे पहली बात ये आती है कि जो हमारा मूल संविधान लिखा गया था वो इंग्लिश में लिखा गया था। तो जब भी कोई आप किताब पढ़ोगे, एक अच्छी किताब पढ़ोगे, एडवांस किताब पढ़ोगे, तो उसमें शब्द होते हैं, क्रिटिकल शब्द होते हैं, उनकी हिंदी लिखे तो हिंदी में होते हैं, लेकिन उनकी जब अर्थ निकालने बैठोगे तो अर्थ उनका कुछ और होता है, तो समस्या हमारे सामने आने लगती हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं इस विषय के लिए बड़े आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने लाऊं। तो संविधान जब हम शुरुआत करते हैं तो संविधान में सबसे पहला टॉपिक यही आता है। तो शुरुआत करते हैं संवैधानिक इतिहास। लेकिन हमें संवैधानिक इतिहास शुरुआत करने से पहले हमें संविधान की पहले पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारा मूल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वो तो हमारा मूल संविधान है ही, लेकिन उस मूल संविधान में ऐसी कौन कौन सी बातें थीं जो हमारे देश में किस किस प्रकार से परिस्थितियां थीं, उन परिस्थितियों को ऑब्ज़र्व करके अच्छे से जो हमारे 26 जनवरी 1950 के संविधान में आईं, हम उसकी शुरुआत अभी करते हैं। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई संवैधानिक इतिहास की। तो हम पहुँचते हैं पहले, जब हमारे देश में 552 देशी रियासतें थीं, तो पूरा भारत हमारा विखंडित था। उन पे क्या कि सब जगह अपनी अपनी देशी रियासतें थीं। इसका यहाँ जैसे कि उत्तर भारत के राजा अलग थे, दक्षिण के राजा अलग थे, सबका शासनकाल अलग था। यही कारण था कि अंग्रेज़ों को बड़ी आसानी हुई हमारे देश पर कब्जा करने में। अब हुआ ये कि जब अंग्रेज़ आए तो केवल व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। उस समय भारत में मुग़ल सल्तनत थी और बादशाह अकबर थे उस समय, तो उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। अब 1757 तक अंग्रेज़ों ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया था भारतीय राजाओं के किसी भी मामले में। लेकिन 23 जून 1757 की बात है, प्लासी का युद्ध आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा। उस युद्ध से अंग्रेज़ों ने सत्ता को हथियाने की बात शुरू कर दी, और 1700 जब 57 का युद्ध प्लासी का अंग्रेज़ों ने जीता तो उनकी और आकांक्षा बढ़ने लगी, और 1764 के युद्ध के दौरान, बक्सर के युद्ध जिसे बोला जाता है, उसके बाद अंग्रेज़ों ने भारत पर राजनीतिक अधिकार शुरू कर दिया। और 1765 से लेकर के और 1772 तक अंग्रेज़ों ने इतने बड़े स्तर से लूट की थी भारत में कि उस एज को हम अंधकार युग माना जाता है। जब इसकी भनक जब ब्रिटिश में बैठी महारानी को पता लगी, तो उन्होंने कंट्रोल करना चाहा इस कंपनी के लिए। तब 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट बनाया था भारत में। उस रेगुलेटिंग एक्ट को हम इसलिए रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं क्योंकि ब्रिटेन की महारानी को क्या करना था, केवल कंट्रोल करना था, इस कंपनी को क्या कंट्रोल करना था। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहला जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था, और मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के अधीन कर दिए गए, क्योंकि बंगाल उस समय था पूरे भारत का राजनीतिक सत्ता का केंद्र माना जाता था। ये कहावत थी कि जिसने बंगाल पर अधिकार कर लिया उसने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। इसके माध्यम से अब बात आती थी कि चूँकि अंग्रेज़ों के देश में ये था, वहाँ पर क्या एक सुप्रीम कोर्ट होती थी, एक सबसे सुपर पावर होती थी, और वही पूरे जो
ब्रिटिश का पूरा न्याय निगमन उसी के माध्यम से होता था, जिसका नाम आपने सुना होगा प्रिवी काउंसिल, जिसे प्रिवी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई भी एक सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, क्योंकि हमारा पूरा भारत विखंडित भारत था। तो 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है भारत में इसी एक्ट के माध्यम से। और इसके जो पहले जो बनाए जाते हैं CJI चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं वो एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य सदस्य थे इसके। अब इस उच्चतम न्यायालय के माध्यम से न्याय प्रक्रिया भारत में एक समान रूप से शुरुआत हुई। जो वर्तमान में आप देखते हो हमारी सबसे सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कोर्ट है, और अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय भी 1774 में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये जो प्रीवी काउंसिल थी उसके आधार पर नहीं थी, ये भारत में भेदभाव करती थी। इसमें भारतीयों के लिए अलग न्याय प्रक्रिया थी, अंग्रेज़ों के लिए न्याय प्रक्रिया अलग थी। यहाँ पर भी भेदभाव होता था, बस केवल एक बहाना था कि इस प्रकार की हमने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी है। उसके बाद इस एक्ट में एक था कंपनी का जो निजी व्यापार है और रिश्वत लेना अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया, कि जो अब जो ब्रिटिश के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते और कोई भी किसी से उपहार नहीं ले सकते। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया, क्योंकि ब्रिटिश ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार रख सकता था। इसके बाद 1781 का अधिनियम आता है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 बातें थी बस केवल इसमें। 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट नाम से जाना जाता है, इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य अलग कर दिए गए। मतलब सत्ता संभालने का काम अलग है और जो व्यापारिक काम है वो अलग कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। अब एक चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है एग्ज़ाम के हिसाब से, वो ये थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, अब उन क्षेत्रों के लिए ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा जाने लगा। मतलब ये कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिन क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था, अब उन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा कि इन पर संपूर्ण अधिकार ब्रिटिश का है। और गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। वीटो पावर का मतलब होता है यदि अगर कोई भी कानून बना, यदि चूँकि इस समय वर्तमान में हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यदि संसद में हमारे 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, इनके 2 के द्वारा जब कानून को बनाकर या पारित कर दिया जाता है तो वो हमारे राष्ट्रपति जी के पास पहुंचता है। तो राष्ट्रपति जी के पास वीटो पावर दी गई है संविधान में। उसी हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं गवर्नर जनरल के पास भी वीटो पावर थी। मतलब दोनों के माध्यम से जो कानून बन के आएगा उस पर क्या रोक लगा सकता है गवर्नर जनरल। ऐसी वर्तमान में राष्ट्रपति वीटो पावर के माध्यम से लोकसभा और राज्यसभा द्वारा बने कानून पर रोक लगा सकते हैं आसानी से। इस प्रकार से गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई। इसके बाद एक चीज़ और थी इसमें, बस ठीक है, इसे कंटिन्यू करते हैं। पहले आप वीडियो जो हमने बनाई है इसका कमेंट सेक्शन में आइए, फीडबैक दीजिए और जो हमें क्या सुधार करना है और क्या कमियां हैं उनको लिखिए। और आपकी समझ में कुछ आ रहा है थोड़ा बहुत भी तो अपना जो भी है अपना लिखिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।